हाय, सो दिस इज अ सीरीज ऑफ 2-3 वीडियोस जिसमें हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन द लॉ दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। सो दिस वाज अ एक्ट व्हिच केम इन 2005 और 2005 का ये लॉ आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे नए केसेस फाइल हुए हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में तो ये तक बोला है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ओवर एग्जैजरेशन होता है, फॉल्स इम्प्लीकेशन होता है बहुत सारे लोगों का। तो अगर आप लोगों को ये समझ में, हमें एज ए कॉमन मैन अगर हमें ये समझ में आया था कि डेफिनेशन क्या है, कौन कौन है जो इसमें कंप्लेनेंट या एग्रीव्ड पर्सन हो सकते हैं, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, और अगर कोई फॉल्स केस हो जाए तो उसको डील कैसे किया जाए, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द 2005 लॉ। पहली चीज़ तो ये समझनी ज़रूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसके साथ हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है किसी ऐसे बंदे के साथ या लेडी के साथ स्पेशली, क्योंकि मेल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए विक्टिम इन दिस लॉ। तो ऐसी फीमेल विच लिव्स इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इन अ फैमिली। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की आपका डोमेस्टिक रिलेशन है उसकी डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, बट एक सिचुएशन दी गई है कि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप रहते हो देन देर अमाउंट्स टू अ रिलेशनशिप विच इज़ डोमेस्टिक इन नेचर। तो ये हो सकता है कि बाय ब्लड, बाय मैरिज, बाय अडॉप्शन। अगर इन तीनों तरीके से आप किसी फैमिली में रहते हो तो उसमें एक रिलेशनशिप है जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो बाय ब्लड मतलब भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, और जो बाय मैरिज हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इन लॉज में जो बाकी लोग हैं सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब हो सकते हैं, और बाय अडॉप्शन। तीन तरीके के सिचुएशंस है जहां डोमेस्टिक रिलेशन आपका इस्टेब्लिश होता है। तो पहली चीज़ ये देखनी पड़ेगी, अगर आपका इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है तो दैट मीन्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन यू। एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि लिव इन रिलेशनशिप की अगर आप बात करोगे, समटाइम्स इफ देर इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू लिव इन रिलेशनशिप विद अ पार्टनर, इन दो सिचुएशंस समटाइम्स बिकॉज ऑफ द लॉन्गर पीरियड, बिकॉज यू रिप्रेजेंटेड बिफोर द नेबर्स एंड द सोसाइटी एट लार्ज कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो उस सिचुएशन में आपका लिव इन जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है दैट मे बी एप्लीकेबल अपॉन यू। तो जो गर्लफ्रेंड है शी कैन ऑल्सो, और योर लिव इन पार्टनर कैन ऑल्सो फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट अगेंस्ट द हस्बैंड और द बॉयफ्रेंड, बट दैट इज अ सेपरेट ऑन डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इस पर हम दोबारा बात कर लेंगे। अभी पहली चीज़ तो ये थी कि डोमेस्टिक रिलेशन क्या होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर डोमेस्टिक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है तो डोमेस्टिक रिलेशन के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर आप बात करोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस इज बेसिकली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इज अगेन नॉट गिवन इन द लॉ कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या माना जाएगा, बट ये दिया हुआ है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ तरह की चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस। तो एक हो सकता है जैसे फिजिकल अब्यूज़ है। अगर कोई कंप्लेनेंट या कोई लेडी को जो जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशन है उसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज़ होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस। अब फिजिकल अब्यूज़ में क्या आता है, चांटा मार दिया, धक्का मुक्की कर दी, कोई इंजरी हो गई उसको, और कोई पेन आपने दिया, कोई पंच कर दिया, या फिर कोई चीज़ उसके ऊपर फेंक के मारी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजिकल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें इंजरीज या पेन इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वायलेंस। तो उसको भी हम वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मानते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वर्बल अब्यूज़। वर्बल और इमोशनल, जब बेसिकली इसमें होता क्या है वर्बल अब्यूज़ में कि ताने मारना, आपका जो ह्यूमिलिएशन है, या फिर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर उसके कैरेक्टर के ऊपर या रंग रूप के ऊपर, या बॉडी शेमिंग है, ये सब चीज़ें जो आपकी वर्बल अब्यूज़ में आती हैं, जिसको हम मेंटल अब्यूज़ भी बोल सकते हैं, मेंटल डोमेस्टिक वायलेंस भी बोल सकते हैं, और वर्बल जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस। फाइनेंशियल वायलेंस का मतलब हो गया या तो हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है, या उसको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है, या फिर वो कहीं रह रही है और उसका किराया नहीं पे कर रहा है, या फिर वाइफ इज अर्निंग एंड शी दैट इंटायर मनी शी इज अर्निंग वो उससे इलीगल तरीके से छीन ली जाती है, वापस ले ली जाती है। दैट अमाउंट्स टू इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अब्यूज़। लेकिन इसके अलावा फिजिकल के अलावा एक ना सेक्शुअल अब्यूज़ भी जिसे बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस। तो उसमें क्या होता है कि नॉन कंसेंशुअल फिजिकल एक्टिविटीज़, वो दीज आर कंसिडर्ड अगेन इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकल अब्यूज़। अब होता क्या है कि कौन कौन है जो इसमें अपना जो राइट है उसको क्लेम कर सकते हैं। पहला, इसके अंदर वाइफ जो है शी कैन क्लेम हर राइट, शी कैन फाइल अ पिटीशन। लिव इन पार्टनर, यस, that can also file a complaint under section 12 of the domestic violence act. तीसरा, मदर कैन ऑल्सो फाइल, यस, क्योंकि जो माँ और जो मदर इन लॉ है और जो बहू है उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता।
उनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि माँ जो है वो पहले कभी बहू बन के आई थी और अभी जो डॉटर इन लॉ है वो अभी बहू बन के आई है, तो दोनों के पास काइंड ऑफ इक्वल राइट्स हैं इस लॉ के अंदर। हस्बैंड, फादर, ब्रदर, दे आर नॉट द विक्टिम्स, ये फाइल नहीं कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में किसी तरह की कंप्लेंट। इसके अलावा विडो, अगर घर में कोई मेल मेंबर एक्सपायर हो जाता तो उसकी वाइफ जो है शी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए अग्रीव्ड पर्सन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब सेक्शन 2 सेक्शन 3 देखना पड़ेगा सिर्फ। और इसके अलावा जैसे सिस्टर हैं, सिस्टर कैन ऑल्सो बी अग्रीव्ड पर्सन और अ कंप्लेनेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो ये सब लोग हैं जो पिटीशन सेक्शन 12 में फाइल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से तरीके के ऑर्डर हैं वो लिए जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं, और जितने भी जो फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक अब्यूज चल रहा है या जो वायलेंस चल रहा है उसको रोकने के लिए उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, और कोर्ट की अगर ऑर्डर की वायलेशन होगी तो उसमें 1 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा, रेजिडेंस ऑर्डर दिया जा सकता है, यानी कि जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको इलीगल तरीके से घर से बाहर ना निकाला जा सके, और ताकि जब तक वो उस घर में जब तक वो घर है तब तक उस घर में वो रह सके, और या फिर जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है। कई सारी सिचुएशंस हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि अगर एक बार रेजिडेंस ऑर्डर मिल गया तो दैट पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन, हैज़ अ राइट टू रिसाइड इन दैट प्रॉपर्टी। तीसरा, मॉनेटरी रिलीफ हो सकता है जिसमें कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है, मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। इसके अलावा कस्टडी ऑर्डर हो सकते हैं बच्चे से रिलेटेड, और इसके अलावा जो आपका स्त्री धन होता है अगर वो किसी ने इलीगल तरीके से ले लिया तो द फीमेल कैन ऑलवेज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ स्त्री धन। ऑब्वियसली उसको प्रूव करना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंटायर इंक्वायरी पीरियड, बट यस, दिस इज द राइट। इसके अलावा जो लीगल एड है, यानी फीमेल को अगर लॉयर नहीं मिल रहा है या फिर उसके पास पैसे नहीं है लॉयर को देने के लिए, तो लीगल एड में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो लॉयर है वो भी इसी एक्ट के अंदर मिल सकते हैं। ऑब्वियसली अलॉन्ग कपल्ड विद द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, दोनों का साथ में जो समन्वय है वो बैठाने के बाद दैट कैन बी डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में लिया जा सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर कौन से सेक्शन में लिया जा सकता है, जो आपका मॉनेटरी रिलीफ है वो कौन से सेक्शन में लिया जा सकता है, जो आपका कस्टडी ऑर्डर है वो कौन से सेक्शन में हो सकता है, इसके अलावा कोई इंटरिम मेजर्स हैं या नहीं है, कोर्ट अगर कोई ऑर्डर कर देता तो क्या उसको चेंज करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई ऑर्डर हो गया तो उसकी अपील कैसे होगी, उसका रिव्यू कैसे किया जाएगा, अगर किसी के खिलाफ गलत तरीके से कोई केस फाइल कर दिया है तो उसमें आप खुद को कैसे निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि नए वीडियो जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके क्वेश्चंस का जवाब जो है उसको भी दे सकूँ।